अगली बात आती है धर्म और विज्ञान की। धर्म ने एक समय पर, जो मैं कह रहा था, काफी समय तक फेथ साथ साथ चला। फेथ ने कोशिश की समाज को जोड़ने की। फिर जब फेथ थोड़ा पीछे रहने लगा, खास करके पिछले 300 साल में, तो एक फ्रस्ट्रेशन आने लगा ऑर्गेनाइज्ड फेथ के अंदर, और खास करके ये जो अंधश्रद्धा वाला जो फेथ है उनके अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन आने लगा, गुस्सा आने लगा। और उनको लगा, जो हमेशा होता है, जो आप हर तरह के तानाशाह में ये प्रवृत्ति देखेंगे, जब वो थोड़ा सा कमजोर पड़ते हैं तो उनके अंदर गुस्सा बढ़ जाता है और वो कुछ भी बोलने लगते हैं। ठीक है, तो फेथ के अंदर वो चीज हुई और उस चक्कर में और कमजोर होना शुरू हुआ, क्योंकि फेथ ने क्या किया, प्योरिटी पे जो जोर दिया, जिससे कि कास्ट सेग्रीगेशन, जिससे कि रिलीजियस सेग्रीगेशन, जिससे कि जेंडर सेग्रीगेशन, या एक जेंडर के प्रति या एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास बढ़ा, वो फेथ का अपने पैर पर सबसे बड़ी कुल्हाड़ी है। क्योंकि साइंस का एक नियम है, जो जीवन का नियम है, वो ये है कि एवोल्यूशन की थ्योरी से हम यहाँ पहुंचे हैं। एवोल्यूशन की थ्योरी क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? कोई भी जीव उससे दोस्ती करेगा, उससे प्यार करेगा, उससे रिप्रोड्यूस करेगा जो उसके हिसाब से सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा कंपैटिबल है। इसमें से कुछ भी हो सकता है, दुनिया भर का हर जीव यही करता है, यही नेचर का विधान है। अगर आप उसके अगेंस्ट जाएंगे, आप कहेंगे कि हम बताएंगे कहाँ शादी करनी है, वो अपने धर्म में करनी है, अपने कास्ट में करनी है, अपने देश में करनी है, अपने रंग में करनी है, तरह तरह के जो पाबंदियां लगा रहे हैं, ये एंटी एवोल्यूशन है। इससे इंसान भी कमजोर हो रहा है, हमारी रेस कमजोर हो रही है, और साथ ही साथ धर्म खुद कमजोर हो रहा है, क्योंकि धर्म के ठेकेदार जो अगले जन्म वाले हैं, मतलब इसके बाद वाली जो जनरेशन है और उसके बाद वाली जनरेशन है, वो और कम बुद्धि वाले पैदा हो रहे हैं। इसलिए आप जो देखें, जो मैं कहूंगा कि अंधश्रद्धा वाले भी जो बाबा वगैरह होते हैं, वो हर 10 साल में और बेवकूफ पैदा हो रहे हैं, क्योंकि अब उनके अंदर ना सोफिस्टिकेशन रहा है। अब वो ऐसा नहीं है, अभी जो आप देखेंगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये इन्फ्लुएंसर है कि बाबा है। आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये आदमी जोक कर रहा है कि ये सच में चाहता है कि लोग इसको सुने और सच में इसके पास कुछ कहने को है। जो आज से 20 साल पहले जो बाबा थे वो भी इतने ही ईविल रहे होंगे, लेकिन एक नजर में देख के आपको नहीं पता चलता था, आपको थोड़ा उसको मुंह खोलना पड़ता था कि ये, आज तो शक्ल देख के ही पता चल जाता है कि भाई फ्रॉड है आदमी। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने प्योरिटी पे इतना जोर दिया कि अब अपने ही इनकी जो पुश्तें हैं वो बेवकूफ से बेवकूफतर पैदा हो रही हैं। तो ये धर्म ने या आस्था ने अपने साथ ये नुकसान कर लिया। जैसे कि मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं, हमारे देश में बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण रहे हैं। कोविड आया, दुनिया भर में तरह तरह की वैक्सीन की बात हो रही थी, कम्युनिटी एक्शन हो रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही थी, मास्क लगा रहे थे। हमारे यहाँ हर हफ्ते एक नया इलाज आ रहा था। कोई बोला कि ऐसा है, 12 घंटे घर में बैठो, खत्म हो जाए, शाम तक कोविड खत्म हो जाएगा। 12 घंटे कोविड को घोस्ट कर दो, तुम फोन ही मत उठाओ। उसको लगे अच्छा है ही नहीं कोई शहर में, चले गए सब, शांति है, चलो अपन लोग जाते हैं कहीं, है ना। फिर एक मंत्री जी थे, उन्होंने कहा कि पापड़ खा लो भाई, एक तो पापड़ खा लो पहले तो, ये वो भी भाभी जी पापड़। इस नाम का पापड़ मैं नॉर्मल समय में भी ना खाऊं, ठीक है। कोविड के समय में मैं भाभी जी पापड़ मैंने नाम ही नहीं सुना कभी, लिज्जत पापड़ बोल देते तो मैं खा लेता, कोविड नहीं भी ठीक होता, मजा तो आता ना। वो बोले भाभी जी पापड़ खा लो। फिर एक बोले कि ऐसा है मिट्टी में लौट जाओ, एक बोले गोबर लगा लो, एक बोले मिट्टी में, कीचड़ में लौट जाओ। कीचड़ में ना वो इतनी ताकत होती है मिट्टी में, हमारी मिट्टी में इतनी ताकत है कि उससे फिर वो कोरोना जो है वो अंदर नहीं आएगा।
एक कमाल की कहानी है, ये सच है, पता नहीं आप में से कितनों को पता है, आप गूगल कर सकते हैं, ये अक्षरशः सच है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। गोवा में एक इंसान, कोविड के ठीक बीच में, हाँ बहुत भयंकर कोविड चल रहा था उसमें, एक इंसान सुबह उठा, उसको सपने में कोविड की वैक्सीन आई थी, उसका फॉर्मूला आया था। कोई भी साधारण आदमी ऐसे में क्या करेगा, वो अपने आप को 2 थप्पड़ मारेगा और सपने को भुलाने की कोशिश करेगा। इसने क्या किया, इसने एक चिट्ठी लिखी भारत सरकार को कि मुझे सपना आया है, उसमें कोविड की वैक्सीन का फॉर्मूला आया है। ऐसे में सरकार क्या करेगी, सरकार किसी को भेजेगी कि इसको 2 थप्पड़ मारो और इसको बोलो सपने को भूल जाए, आज के बाद सोना ही नहीं है तुमको, तुम्हारी आंखों में हम लगा रहे हैं वो क्लिप, अब तुम नहीं सोओगे जीवन भर। सरकार ने क्या किया आप सोचिए, सरकार ने आयुष मिनिस्टर को भेजा, वो मिनिस्टर ने फोन नहीं किया, क्योंकि उस समय वो 12 घंटे वाला लॉकडाउन था, उनको बताया गया था कि फोन करोगे तो कोविड को पता चल जाएगा कोई है यहाँ। तो वो गए गोवा, ये सत्य कथा है, वो गए गोवा उसके घर, उससे मिलने, कहा भाई सुना है आपने कोई फॉर्मूला देखा है सपने में। ऐसा नहीं, उस आदमी ने झूठ नहीं बोला, उसने ऐसा नहीं कहा कि मेरी एक रिसर्च लैब है और मैंने ये फॉर्मूला बनाया है, उसने सत्य कहा। और सत्य कभी कभी इतना आकर्षक होता है कि भारत सरकार अपने मंत्री भेज देती है। वो चले गए, उन्होंने पूछा अच्छा भैया क्या फॉर्मूला है, उन्होंने बताया कि देखिए ऐसा है, फॉर्मूला बड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा नींबू निचोड़िए, अदरक का जूस, लहसुन का जूस, थोड़ा हल्दी, थोड़ा कड़ी पत्ता, थोड़ा धनिया, पुदीना, बेसिकली जो जो फ्री मिलता है ना उसने डाल दिया। वो गोवा में था, उसने बेसिकली हॉट टॉडी में से रम निकाल दी, मिनिस्टर ने बोला सही है, बढ़िया लग रहा है, तो इसमें क्या ही बुरा होगा, अच्छा है चलो टेस्ट कर लेते हैं। तो वो भेजा गया, सरकार ने वो लैब में भेजा वो फॉर्मूला टेस्ट, ये पूरा सच है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं, ये हुआ कोविड के बीच में। तो दुनिया के बाकी देशों ने कोविड को वैक्सीन से हराया है, कम्युनिटी एक्शन से हराया है, सोशल डिस्टेंसिंग से, किसी ना किसी तरह की रैशनल थिंकिंग, हमने उसे जलील करके भेजा है यहां से। कोविड की जो सुबह जूम कॉल होती होगी वायरस की आपस में, जिसमें उनका जो ग्लोबल हेड है वो बताता होगा देखो ऐसा है, आपने घबराना नहीं है, आज कुछ भी हो सकता, आज हो सकता है ये लोग वैक्सीन बना लें, बड़े दिनों से ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है तुम में से 10-12 को वैक्सीन लग जाए, तुम मर जाओ, लेकिन हमको ये दुनिया पे कब्जा करना है, हमको डरना नहीं है, कुछ भी हो जाए हमको डरना नहीं है। यस बॉस, वो 50 विंडो खुले हुए हैं जूम पे, और शाम को वही जूम कॉल हो रही है, उसमें वो 50 के 50 जो हैं वो कीचड़ में लिथड़े हुए बोल रहे हैं बॉस आपने कहा था वैक्सीन। ये आदमी मिट्टी में लौट के पापड़ खा रहा है, कच्चा पापड़ है वो, और इसने मेरे ऊपर अदरक का और लहसुन का जूस निचोड़ दिया है। मैं नहीं रह सकता इस देश में, हमको यहां से निकाल लो भैया। हाँ हम कहीं भी चले, हम वैक्सीन के लिए तैयार हैं, हमको तुम एस्ट्राजेनेका की जो लैब है, उस लैब में जो वैट है जिसके अंदर ये वैक्सीन बन रही, उसमें डाल दो, मैं कीचड़ नहीं सह सकता। तो इस तरह से हमने कोविड का काम एक ही है। जीन में हार्ड कोडेड क्या चीज है, कोई भी चीज, जीन में ना विज्ञान हार्ड कोडेड है ना आस्था हार्ड कोडेड है, जीन में सिर्फ एक चीज हार्ड कोडेड है, सर्वाइवल एंड मल्टीप्लिकेशन। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन, सर्वाइवल उसका सेकेंड पार्ट है। विज्ञान जो है ये क्या करता है और क्यों करता है, क्योंकि जीन के अंदर ये हार्ड कोडेड है सर्वाइवल, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किन चीजों पे निर्भर करता है, 4 बहुत बड़ी चीजों पे निर्भर करता है। पहला ये है कि ये जो आसपास हो रहा है कहीं ये हमारे लिए खतरा तो नहीं है, जहां से इंसान ने पहला सवाल शुरू किया कि ये बिजली से हमको खतरा तो नहीं है, ये जो
पौधा है, ये खाने से मैं मर तो नहीं जाऊंगा। ये खतरा जो है, जो हमारी हर चीज में हार्ड कोडेड है, हर एनिमल में, जो रेप्टिलियन ब्रेन जिसको हम कहते हैं, फाइट और फ्लाइट, वो आज भी है। अभी यहाँ पे जरा सा मान लीजिए यहाँ पे ये माइक ही गिर जाए या ये टेबल गिर जाए, अचानक से हम में से बहुत लोगों को झटका लगेगा, ठीक है, हम लोग डर जाएंगे, भले ही वो बहुत दूर गिर रहा है, आपके ऊपर नहीं गिर रहा है, आप डरेंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो जीन ने कहा है ये खतरा है। कोई भी चीज गिर रही है, बहुत नजदीक नहीं गिर रही है तो भी खतरा है। हमारे अंदर जीन ने वो चीज दी है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, मल्टीप्लिकेशन। तो पहला हमको क्या चाहिए? हमको जवाब चाहिए। वी नीड आंसर्स टू फील सेफ ऑन दिस प्लैनेट। सेकेंड थिंग वी नीड स्टोरीज। ये क्यों चाहिए जीन को? क्योंकि स्टोरीज से हमने कम्युनिकेशन करना सीखा। बहुत सारी थ्योरीज हैं जिनमें ये कहा जाता है कि इंसान इंसान बना क्योंकि हम कहानियां सुना सकते थे, कहानियों में हमने इंफॉर्मेशन कोड की, जो बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में भी है। जिस तरह की इंफॉर्मेशन उसमें कोड करके, वो कई बार वाचन परंपरा से आई है, कई बार लिखित परंपरा से आई है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन है अगली जनरेशन के लिए। कहानियां बड़ी जरूरी हैं सर्वाइवल के लिए, जीन मल्टीप्लिकेशन के लिए। तीसरी चीज क्या जरूरी है कि कम्युनिटी बिल्डिंग। कम्युनिटी में आप सर्वाइव कर सकते हैं। इंसानों ने देखा कि भेड़िए कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। भेड़िए झुंड में रहते हैं, इसलिए वो शेर से भी नहीं घबराते हैं। उनका पूरा झुंड मिलकर, शेर अकेला चलता है, शेर को भगा देते हैं। भेड़ियों से हमने ये सीखा। भेड़ियों से हमने सही चीजें भी सीखी और गलत भी सीख ली। ये नहीं समझे हम लोग कि भेड़िए जाके ये नहीं बोलते हैं कि जाके हिरन को कि तुम भी भेड़िया बन जाओ, ये नहीं बोलते हैं। हम लोग बोलने लगे, वो हमारा कम्युनिटी का अपना एक स्टूपिड सेंस है। बट कम्युनिटी, द थर्ड थिंग, कम्युनिटी अगेन पार्ट ऑफ सर्वाइवल। एंड द फोर्थ थिंग, वेरी वेरी strange but true, what we need for survival is a sense of surrender. सरेंडर से क्या होता है? सरेंडर से हमारी नर्व्स काम होती हैं। हमको लगता है कि हाँ, हम यहाँ बैठ सकते हैं, ये चीज हमको सहारा देती है। वो सरेंडर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हमने भगवान, आस्था, धर्म, बहुत सारी चीजें बनाई, लेकिन वही सरेंडर आपको असल में ध्यान से देखें तो विज्ञान देता है। हम बस उसको सरेंडर नहीं मानते। अगर आपको मान लीजिए बुखार हुआ, आप तुरंत पैरासीटामोल लेते हैं, डोलो लेते हैं, जो भी लेते हैं। बहुत आप गोवा से हैं तो आप जानते हैं, आप नींबू वींबू ले लेते हैं। लेकिन सरेंडर आपको तुरंत, आपके अंदर डर नहीं आने देता है। आपको पता है बुखार हो गया, 100 हो गया, 101 हो गया, तुरंत गोली लेंगे, सुबह तक ठीक हो जाएगा। ये सरेंडर है। बहुत सारी विज्ञान की चीजें, आप इस कुर्सी पे बैठे हैं, आपके अंदर ये डर नहीं है कि वो गिर जाएगी, क्योंकि वो वैज्ञानिक तरीके से बनी है। आप यहाँ पे बैठे हैं, ये छत बनी है, आपको कोई भी डर नहीं है किसी भी तरह का। ये सब विज्ञान है। विज्ञान ने हमको ऐसी ऐसी चीजें दी हैं जो हम सोच भी नहीं, कई बार हमको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग, मतलब अगर इस धरती पे, अब तक मैं एक रैंडम नंबर बोल रहा हूं कि मान लीजिए 500 खरब लोग रहे हैं जब से निएंडरथल से लेकर अब तक जो रहे हैं, जो इंसान रहे हैं या इंसानों के पूर्वज रहे हैं, उनमें से भी बहुतों को ये पूरी जिंदगी नहीं पता होगा। जबकि ये बहुत ही साधारण सा वैज्ञानिक तथ्य है कि हमारी आंखें 3D नहीं देख सकती। ये जो 3D आपको दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है, ये 3D नहीं है। हमारी आंखें सिर्फ 2D देख सकती हैं। ये दो अलग कैमरे हैं। एक कैमरे से कोई भी आप 3D बना सकते हैं क्या? एक कैमरे से आप कोई भी फोटो ले लें, दुनिया भर का कितना भी एडवांस कैमरा हो, क्या वो 3D लगता है? आपको 3D चश्मा लगाना पड़ता है। वो 3D चश्मा जो फिल्म को 3D बनाता है, वो 3D चश्मा हमारे अंदर है, लेकिन वो चश्मा असल में नहीं है। वो चश्मा एक इक्विपमेंट नहीं है। वो चश्मा सिर्फ हमारा ब्रेन है और उसके दो नर्व्स हैं, जो इन दो 2D इमेजेस को, जो दोनों आंखों से दो अलग 2D इमेज बन रहे हैं, उनको वो स्टीरियोस्कोपिक विजन जिसको हम कहते हैं, वो ब्रेन उनको जोड़ के, दो इमेजेस को जोड़ के हमको आभास देता है कि हम 3D इमेज देख रहे हैं। ये कितनी कमाल की साइंस है, ये कितना कमाल का विज्ञान है, लेकिन हम नहीं जानते। लेकिन विज्ञान हमारे अंदर है और उसको हमने सरेंडर, जैसे कि इस विज्ञान को हमने पूरी तरह से, हम इसके सामने नतमस्तक हैं, हमको पता भी नहीं है, इतना ज्यादा हम इसके अंदर हैं कि हम दुनिया को 3D मान रहे हैं। वो सच नहीं है। तो ये चार चीजें जो हैं, जवाब, कहानियां, कम्युनिटी और सरेंडर, ये बहुत जरूरी हैं एक जीवन में आपको नॉर्मल सेफ महसूस करने के लिए, जीन मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब आप ध्यान से देखें तो ये दोनों चीजें असल में आस्था भी देती है, विज्ञान भी देता है। ये दोनों, ये चारों चीजें आस्था भी देता है, विज्ञान भी देता है।
दोनों अलग अलग तरह से देते हैं। विज्ञान जो देता है, अगर जवाब देता है तो वो मुश्किल जवाब देता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आस्था जो है आसान जवाब देती है। हर आदमी विज्ञान एक्सेस नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो आस्था के थ्रू ही ये चीजें समझते हैं। तो हमको एज आर्टिस्ट आस्था से इंटरैक्ट करते रहना पड़ेगा, उनको बेहतर बनाना पड़ेगा, उनके अंदर रैशनल थिंकिंग लानी पड़ेगी कि आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, आपको बहुत लोग सुनते हैं क्योंकि आपके पास जवाब हैं, आपके पास सरेंडर का भाव है। जो लोग खुद आते हैं अपने आप सर झुका के आपको सुनते हैं, बहुत मन से सुनते हैं, पूरे एक भाव से सुनते हैं कि आप सच कह रहे हैं, आप कुछ भी कह दें वो सच मानते हैं। तो आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप उसका सदुपयोग दुरुपयोग जो दोनों कर सकते हैं, लेकिन एज आर्टिस्ट हमारा काम है ये ब्रिज बनाना विज्ञान और आस्था के बीच, क्योंकि विज्ञान अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। विज्ञान के अंदर एक चीज़ जो मैं मानता हूँ, थोड़ा एरोगेंस भी है। विज्ञान मानता है कि हम बहुत ऊपर हैं और बाकी सब हमसे नीचे है। तो विज्ञान का जो एरोगेंस है वो उसकी टेक्निकल भाषा में भी दिखता है। वैज्ञानिक जो हैं ठीक है, वो अपनी दुनिया में उलझे हैं, लेकिन उनकी तरफ से बहुत कम मेहनत हुई है उसको जनता तक पहुंचाने की, उसको आम जन तक पहुंचाने की एक साधारण भाषा में। बहुत कम। और अब सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में ऐसी ही एस्टैब्लिशमेंट आ गई है जिसका फायदा है ये न पहुंचाने में लोगों तक। तो बहुत सारे वैज्ञानिक संस्थान या आर्टिस्टिक संस्थान भी वो एक तरह से शिकंजे में आ रहे हैं, जिनको कि दबाया जा रहा है ताकि वो ये पहुंचा ना पाए ये बातें, इन दोनों की ये दोस्ती ना करा दें, आस्था और विज्ञान की। वो सबसे बड़ा डर है। तो आर्टिस्ट वो काम कर सकता है। और आर्टिस्ट एक और काम कर सकता है, वो है कि लोगों को ये समझाना कि एम्पैथी, कंपैशन, प्यार उतनी ही ताकतवर चीजें हैं जितनी रैशनल थिंकिंग है। अगर आप प्यार से बात करेंगे, अगर आप एम्पैथी से बात करेंगे, अपनी आर्ट में वो लाएंगे। जो एम्पैथी आप भले ही मंटो पढ़ लें, अमृता प्रीतम पढ़ लें, काफका पढ़ लें, जो अलग अलग तरह से दुनिया को देख रहे हैं, अलग अलग तरह से इंसानी कंडीशन को देख रहे हैं, सब में एक कंपैशन है और वो कंपैशन आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। वो आर्ट की ताकत है, क्योंकि आर्ट एक तरह से निर्दलीय होता है। बाकी दोनों अपने अपने दल में हैं। कला जो है और कलाकार जो है वो निर्दलीय है। उसके पास वो ताकत है कि वो कहानी के जरिए बहुत सारी बातें आप तक पहुंचा सकता है, एक तरह से तटस्थ होकर, जिसमें कि लोगों को ये नहीं लगे कि ये कोई एजेंडा लेकर आ रहा है। और आपका एजेंडा कुछ होना भी नहीं चाहिए। आपका एजेंडा ये नहीं होना चाहिए कि मैं इस चीज़ को उठा दूं और उसको गिरा दूं। आपका एजेंडा ये होना चाहिए कि मानवता उसमें है कि नहीं। और मैं अपनी बात खत्म करूंगा एक ऐसे ही उदाहरण से, जो एक आर्टिस्ट का एक कहानी थी, बहुत फेमस नॉवेल है अल्बर्ट कामू का, द प्लेग नाम से। द प्लेग में एक गांव है, एक टापू है, उसमें प्लेग फैल जाता है, बहुत लोग मर रहे हैं। ज्यादातर लोग जो भाग सकते हैं उस टापू से वो भाग जाते हैं, बचते हैं कुछ लोग। उनमें से खास करके ये दो लोग, एक प्रीस्ट और एक डॉक्टर, दोनों अपनी अपनी तरह से लोगों की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर जितना भी किसी को बचा, दोनों को प्लेग हो सकता है। प्लेग बहुत ही ज्यादा संक्रामक बीमारी है और दोनों को हो सकती, दोनों मर सकते हैं। दोनों के पास ऑप्शन है कि चले जाएं वहां से। दोनों वहां रुके हुए हैं, दोनों लोगों की सेवा कर रहे हैं अपनी अपनी तरह से। कोई मरने वाला होता है तो प्रीस्ट आके उसको एक तरह से ये जो भी अंतिम पूजा है वो कर देता है, कुछ उसको बता देता है कि अगली दुनिया कैसी होगी या जो भी बताना है। या डॉक्टर के साथ मिलकर मदद करता है, किसी को उठा के कहीं पहुंचाना है, दवा देनी है, ये दोनों मदद कर रहे हैं। एक दिन जो प्रीस्ट है वो डॉक्टर से पूछता है कि भाई ऐसा है, मैं तो ये भगवान की सेवा मान के कर रहा हूं, मुझे तो इसका पुण्य मिल रहा है, तुम यहां क्यों टिके हुए, तुम क्यों नहीं चले गए? तो वो डॉक्टर जो कहता है वो बड़ा जरूरी है मेरे लिए। वो डॉक्टर कहता है, बिकॉज आई एम अ ह्यूमन and human beings are decent people. That's his only answer. हम
अच्छे लोग हैं, हम बेहतर लोग बन सकते हैं, हमेशा हम समझदार लोग हैं, चेतना हमारे अंदर है, विवेक हमारे अंदर है, रैशनल थिंकिंग हमारे अंदर है। इसको सिर्फ हमको समझना है और सामने लाना है। धन्यवाद।